नमस्कार बच्चों, ईदगाह इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ईदगाह। ईदगाह इस पाठ का ये सेशन नंबर 4 है। हम पाठ की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि अब बच्चों के बीच में क्या बातचीत होगी, और जब दादी को पता चलेगा कि हामिद ने मेले में चिमटा खरीद कर लाया है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यह हम पाठ के परिच्छेदों के द्वारा ही समझते हैं। हामिद को कोई फकड़ता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हीं को जमीन पर पटक देगा, उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई घेलचा कानकौवा किसी गंडे वाले कानकौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जावे, बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार देखो, लोग सारे दोस्तों के साथ बातचीत करते दौरान हर कोई अपने खिलौने को श्रेष्ठ बता रहा था, और इसका फिर रूपांतर झगड़े में हो जाता है। विजेता को हारने वाला जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला, लेकिन हामिद ने सारे दोस्तों की बोलती बंद कर दी और इस प्रकार उसको विजय प्राप्त हो जाती है। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सकी। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। अब देखे, आज परिस्थिति के कारण हामिद ने जो वस्तु की चॉइस की थी, जो वस्तु को लिया था, वह नश्वर नहीं थी, लंबे समय तक उसका उपयोग होने वाला था। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखे, तुम भी हमारा भिश्ते लेकर देखो। मोहम्मद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आया। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। अब देखिए, उसके दोस्त भी कितने दुष्ट थे। जब वो चाहता था कि उसके खिलौने थोड़े समय के लिए दोस्त उसको खिलौना दे दे, तो उस समय नहीं दिया, लेकिन अब हामिद के पास इस प्रकार का चिमटा है जो सब खिलौने से अच्छा था, और इसलिए उन सारे दोस्तों ने उसको अपने कुछ समय के लिए खिलौने दे दिए। और उस समय हामिद के मन में, बालक अबोध मन में, उन खिलौने के प्रति थोड़ा सा लगाव, स्नेह दिखाई देता है, जो बालक की मनोवैज्ञानिक भावना होती है। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट पानी से नहीं छूट रहा है। अब देखिए, हामिद ने सारे बच्चों को बताया कि मतलब उनके मन से बात निकालने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था, बल्कि कोई चिमटा कभी भी खिलौने का स्थान नहीं ले सकता है। खिलौने बहुत सुंदर है, लेकिन अब सारे बच्चों के ऊपर उस चिमटे का असर इतना हो गया कि हामिद की बातों पर उन्हें थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हैं, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौना को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। अब देखे, इस बात का उसे अंदाजा आ गया था कि सब बच्चों की माँ खिलौनों के देखकर खुश नहीं होगी, लेकिन अमीना दादी उसके चिमटे को देखकर जरूर खुश होगी, क्योंकि चिमटा जो था उनकी जरूरत की मांग थी। उनके पास जो वस्तु की जरूरत थी वही वस्तु उसने ली थी। तो यह बात सोचकर उसे लगता है कि दादी इस चिमटे को देखकर खुश हो जाएगी। 3 पैसों में ही है तो उसे सब कुछ करना था, और उन पैसों से इस उपयोग पर पछतावा की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अब देखिए, उसके पास केवल 3 पैसे थे। उन 3 पैसों में वो उसके मन पसंद के और बातें कर सकता था, लेकिन
उसने उन 3 पैसों का उपयोग अपने दादी की खुशी के लिए किया था और इस बात से उसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह भी है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद केवल हामिद को साझी बनाया, उसने अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उसके चिमटे का प्रसाद था। अब देखिए उसके चिमटे का असर सारे दोस्तों पर हो जाता है। अब अगला प्रसंग है 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। तो देखो सूरज के पहले धूप होने के पहले सारे लोग 11 बजे तक गांव में रिटर्न आ गए। तो गांव में शोरगुल्ला मच गया। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधारे। तो इस प्रकार मोहसिन ने जो खिलौना लिया था वो टूट गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए और उनके अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़े और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अब देखिए मोहसिन का जो खिलौना था वो नष्ट तो हो गया, उसके साथ साथ उसकी अम्मा की मार भी उसको मिली, पिटाई भी हो गई उसकी। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियां गाड़ी गई। अब मियाँ नूरे ने देखो कि उसके दोस्त हामिद के दोस्त नूरे ने वकील को एक स्थान निश्चित करने के लिए क्या किया कि दीवार में 2 खुटियां गाड़ी गई, उन पर एक लकड़ी का पटरा रख दिया गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज के भांति सिंहासन पर विराजी। नूरे ने पंखा लगा दिया। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यह मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मर्त्य लोक में आ रहे और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ कि और वकील साहब की अस्थि घुरे पर डाल दी गई। तो इस प्रकार देखो वो जो वकील लेकर आए थे खिलौने के रूप में वो मिट्टी का था, इसलिए वो नीचे गिर गया, टूट गया और मिट्टी में मिल गया और उसकी सारी अस्थियां अर्थात जो टूटे फूटे टुकड़े थे वह सारे कचरे कुंडे में चले गए। अब रहा महमूद का सिपाही, उससे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोड़ने वाले जागते रहो अर्थात सोने वाले जागते रहो, ये छोटे बच्चों की तोतरी बोली होती है ना, पुकारते चले गए। मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग गया। अब देखो महमूद ने अपने पुलिस सिपाही को बिठाने के लिए कितनी तैयारी की थी और लेकिन टोकरी में उसका सिंहासन बना दिया था। टोकरी हाथ से छुटकर गिर पड़ी। रात का समय था, महमूद को पता नहीं चला, ठोकर लगी और टोकरी हाथ से छुटकर नीचे गिर पड़ी। मियाँ सिपाही अपनी बंदूक ले जमीन पर आ जाते और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। तो एक टांग उसकी टूट जाती है, किसकी? सिपाही की। खिलौने मिट्टी से बनाया हुआ जो खिलौना था सिपाही, वह एक पैर टूट जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया कि जिससे वह टूटी टांगे को आनन फानन अर्थात कैसे वैसे उसने जोड़ दिया। गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे जाता है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब एक पैर टूटा था, इसकी वजह से उसका बैलेंस नहीं हो रहा था, तो दूसरा पैर भी तोड़ डाला उन लोगों ने। अब मियाँ हामिद का हाल सुना। अब देखो अब तक हमने हामिद के दोस्तों का हाल सुना है कि उनके सारे मिट्टी के खिलौने नश्वर थे, वो नष्ट हो गए। अब हामिद का क्या होता है देखो। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कई पैसे में? 3 पैसे में। अब देखिए यहाँ पर हामिद और दादी की बातचीत शुरू है। वो पूछती है कि चिमटा कहाँ था, तो हामिद बताए कि मैंने मेले से खरीद लिया है। तो दादी पूछती है कितने पैसे में, तो हामिद बताता है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली अर्थात उनको दुख हुआ और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा?
सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली। अब देखो उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो गुस्सा करने लगी हामिद पर। अमीना जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि कैसा बेसमझ लड़का है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो सुबह से बिना खाए चला गया था, अब 2 पहर हो गए और उसने मेले में 3 पैसों से कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं किया। लाया तो क्या लाया, यह लोहे का चिमटा लेकर आया। और वो पूछते हैं उनको किस अमीना पूछती है, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली? मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अब हामिद को इस प्रकार से डांट मिलेगी दादी के, यह उसे अपेक्षित नहीं था। वह थोड़ा अपराधी भाव से दादी से कहने लगा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अब देखिए, एक तरफ दादी को गुस्सा आया था, थोड़ा क्रोध आया था कि सुबह से बच्चे ने कुछ नहीं खाया, ये 3 पैसे उसको दिया था तो उसने अपने लिए भी कुछ नहीं खरीदा और लेकर क्या आया, ये लोहे का चिमटा। अब हामिद ने फिर दादी को समझाया कि मैंने ये चिमटा क्यों लाया, उसके पीछे का कारण वो दादी को बताता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है और यह सोचकर मैंने आपके लिए यह चिमटा ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखर देता है। अब देखिए, यहाँ पर दादी को बहुत क्रोध आया था, लेकिन जैसे ही हामिद के द्वारा उसने यह बात सुनी कि दादी का जो हाथ हमें हर रोज जलता था वो हाथ न जले, तो इसलिए उसने दादी के लिए चिमटा लिया है। तो यहाँ पर दादी के प्रति अपने हामिद से अपने प्रति इतना प्यार स्नेह देखकर दादी का जो क्रोध होता है वह वहाँ पर कम हो जाता है और वह क्रोध स्नेह में प्यार में बदल जाता है। और प्यार भी स्नेह भी ऐसा नहीं कि उसे शब्दों की जरूरत पड़े, शब्दों के द्वारा उसे व्यक्त किया जाए। मुख्य भाव में भी वह स्नेह बहुत ही प्रगल्भ दिखाई दे रहा था, खूब ठोस दिखाई दे रहा था, रस और स्वाद से भरा हुआ वह था। अब देखिए, जब कभी हम हमारे दूसरों के प्रति प्रेम को व्यक्त करना होते हैं, उनके प्रति हमारे मन में जो भावना होते हैं, उसके लिए हम बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तब जाकर हमारे मन की भावनाओं दूसरों को समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर हामिद ने अपने व्यवहार से दादी के प्रति अपनी चिंता, अपना स्नेह व्यक्त किया था, और यह सब प्यार देखकर यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है कि दादी का भी हामिद के प्रति जो प्यार था, जो चिंता थी, और हामिद का भी अपने दादी से प्रति जो स्नेह था, प्रगल्भ प्यार था, वह मुख्य भाषा में ही वहाँ पर व्यक्त हो गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। अब यहाँ पर दादी सोचने लगी कि बच्चा इतना छोटा है, इतना 4-5 वर्ष का साल का ही यह बच्चा है, लेकिन उसमें कितना त्याग का भाव है। त्याग किया था उसने, उसके अबोध बालक मन पर अगर देखो, उस हामिद जिस उम्र का बच्चा था, उस उम्र के बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ यही भाव समझ में आते हैं। उनके लिए तो दुख पता नहीं होता है, माँ बाप मर गए हैं, ये भी बात उनके दिल दिमाग पर नहीं पता होती। लेकिन फिर भी इस छोटे से बालक ने अपने आनंद को त्याग दिया था, अपने खिलौने लेने की भावनाओं को त्यागा था, अपने मिठाई खाने की भावनाओं को त्याग दिया था, यहाँ तक कि अपने जो पालने थे वहाँ पर बैठने के उस भावनाओं को भी त्याग दिया था। तो यहाँ पर दादी विचार करती कि बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलाने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, इतना जब्त इससे हुआ कैसे। अब यहाँ पर दादी सोचती है कि इतना जब्त, कि इतनी सारी चीज़ें उसने कैसे सहन की ले, ये सारी चीज़ें उसने कैसे बर्दाश्त की, कि उसके सामने यह सारे खिलौने के थे, लेकिन उसने अपने मन पर काबू पाया था, अपने मन को ललचाने नहीं दिया था। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही कि देखो, अब बच्चों को जब वो एक बार खेलने के लिए चले जाते हैं, अपने दोस्तों के यहाँ पर दोस्तों के बीच में लग जाते हैं, तो वह सब घर बार, सब माता पिता भाई बहन सब भूल जाते हैं। लेकिन हामिद का स्वभाव ऐसा नहीं था, उसने उस समय भी अपनी दादी को याद रखा। अमीना का मन गदगद हो गया, वह विह्वलित हो गई। और अब बड़ी विचित्र बात हुई।
और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद में देखो गांव में अधिकतर होता है कि जब कोई त्योहार होता है तो रात्रि के दिन में बच्चे बड़े बूढ़े लोग इकट्ठा होकर उस रात को थोड़ा और अलग ढंग से जीते हैं। तो बच्चों ने क्या किया था, उस रात्रि में हामिद का और दादी का पार्ट निभाया था। और जब दादी बुढ़िया अमीना ने देखा कि बालिका अमीना एक बन गई है और बुढ़िया हामिद का पार्ट भी खेला जा रहा है, तो उनकी उस भावनाओं को देखकर वो बड़े होते हुए दिखाई दिए हैं और दादी के आंखों के आंसू रुक नहीं रहे, क्योंकि उसकी भावनाओं को वो समझ गई थी। और इसका रहस्य जो था वह अबोध बालक हामिद को समझ में नहीं आ रहा था कि दादी बार बार लगातार क्यों रो रही थी, क्योंकि हम दादी को पता था कि उसके सामने जो माता और पिता का सच छिपाया गया था, जब वो बड़ा होगा तो उसका वह आनंद की भावना टूट जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में अब तक हमने देखा कि लेखक प्रेमचंद इन्होंने बाल मनोवैज्ञानिक का सुंदर चित्रण किया है तथा बालक हामिद के प्रति दादी का और दादी का वात्सल्य भाव दिखाई देता है और दादी के प्रति हामिद का भी प्रगाढ़ प्रेम हमें इस कहानी में दिखाई देता है। यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।